अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.bk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, हमने कल और परसों की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर लास्ट लेक्चर है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। हम बात करके फिर चैप्टर नंबर 3 को हम कंप्लीट करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने स्टडी करना है आज के दिन। अभी भी देखें बेटा, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, चलो अभी मैं उस पर वीडियो भी बना के आया हूँ कि बेटा आपका कंफर्म हो गया है 3 से 6 के दरमियान आपका ECAT का टेस्ट होना है UET का। ओके, और दूसरी इंफॉर्मेशन, फास्ट यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 30 जुलाई उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ECAT के टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके पास 18 जुलाई है। आपके पास प्रोस्पेक्टस मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ, आपके पास UET जो है लाहौर की, वहां से भी मिल रहे हैं, और HBL की किसी भी ब्रांच से आप प्रोस्पेक्टस खरीद सकते हैं UET का। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी बेटा आपके लिए। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप किसको बोलते हो जी? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हो। जैसे मेरे पास है जी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल्स टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल्स टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल्स टू b3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x1, x2, x3 वेयर ए आईज आपके पास कोफिशिएंट्स हैं और बी आईज आपके पास क्या है? ये आपके पास हैदर बेटा क्या कह रहे हैं? एज अर्ली एज पॉसिबल, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा आप? चलें जी बेटा, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा मैंने इन 3 वेरिएबल x1, x2, x3। यहां से आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है जो आपके पास कहलाती है a x इज इक्वल्स टू b। a आपके पास क्या होता है जी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मेरे पास यहां पे है जी x1 का कोफिशिएंट क्या है? a11, x2 का a12, x3 का a13। फिर आपके पास a21, a22, a23, देन आपके पास a31, a32, a33। ये आपके पास A मैट्रिक्स आ गया। X होता है आपके पास वेरिएबल्स x1, x2, x3, और B मैट्रिक्स होता है आपके पास कोफिशिएंट्स b1, b2, b3। आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, जिस तरह मैंने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। यहां पे बेटा आपके पास A जो है वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, X आपके पास वेरिएबल का और B आपके पास कांस्टेंट का। उसके बाद बेटा आपके पास एक होता है जी आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंटिक मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है? आपके पास सारे के सारे कोफिशिएंट्स a1, a12, a13, a21, a22, a23, और उसके बाद a31, a32, a33, और साथ आपके पास आ जाती कोफिशिएंट्स b1, b2, b3। ये आपके पास होता है जी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स भी आ जाए, उसको आप क्या बोलते हो? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। या फिर इसको आप लिखते हो बेटा ए बी। क्या लिखते हो इसको आप? ए बी। इसको लिख देते हो आप ए बी। ओके, चलिए जी बेटा, ये आपके पास था कुछ इंफॉर्मेशन कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह जाओगे और आर्गुमेंटेड फॉर्म क्या होती है आपके पास। उसके बाद बेटा मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा
जिसके अंदर मैं होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन और होमोजीनियस का सॉल्यूशन अलग अलग आपको डिफाइन करता हूं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, सारी बातें आपको बताता हूं। और यहां से एमसीक्यूज पेपर में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इन सारे सॉल्यूशंस के हवाले से। इसको मैं रेस कर रहा हूं। अब फ्लो चार्ट आपके सामने बनाऊंगा और सारे बच्चों ने मेरे साथ उसको बना लेना एक बार, फिर मैं उसको बारी बारी डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, ठीक है बेटा, मैं इसको रेस कर रहा हूं। यहां पे फ्लो चार्ट आपके सामने लिखने लगा हूं, वो फ्लो चार्ट आपने नोट कर लेना, फिर उसको मैं वन बाय वन करके हम उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। आपके पास है बेटा ax इज इक्वल्स टू b, ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है सिस्टम की। यहां से आपके पास दो कंडीशंस बनेंगी, एक आपके पास आ जाएगा b नॉट इक्वल्स टू 0 और एक आपके पास आ गया जी b इज इक्वल्स टू 0। जहां पे b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा वो आपके पास होगा जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नंबर ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, देखना। चलो बेटा, माइक की चार्जिंग खत्म हो गई थी, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही, तो वेट करें, सेटिंग कर रहे हैं जी। आ गया फ्रेम, चलने जी बेटा। होपफुली अब आप सबको आवाज भी क्लियर होगी और ये फ्रेम के अंदर भी आ चुका होगा। माइक की चार्जिंग खत्म होगी जिस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी। फ्लो चार्ट जल्दी से बना लें, फिर आपको सारा समझाता हूं इसमें क्या क्या चीज है। आवाज आ रही है बेटा? चलें जी बेटा, मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट बना दिया। जरा अब सारे बच्चे जरा गौर से सुनेंगे, इस चीज को समझना है आपने। अभी मैंने आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे पहले हमने किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखा जिसमें आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाएं, उसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हो। अब आपके पास दो चीजें होंगी। आपके पास अगर जो बी कोफिशिएंट मैंने वहां पे लिखे थे B1 B2 B3, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर वो मैट्रिक्स आपके पास 0 ना हो, तो आपके पास जो सिस्टम होता है वो नॉन होमोजीनियस होता है। अगर B इज इक्वल्स टू 0 हो तो वो सिस्टम आपके पास होमोजीनियस सिस्टम होता है। आपके पास दो तरह के सिस्टम हो गए, एक होमोजीनियस सिस्टम और एक आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम।
अगर आपके पास बी डिटर्मिनेंट बी अगर आपके पास जीरो होगा तो नॉन होमोजी बी नहीं जीरो होगा तो नॉन होमोजीनियस, बी जीरो होगा तो होमोजीनियस। उसके बाद नॉन होमोजीनियस की दो टाइप्स हैं। अगर आपके पास एक का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाए या फिर एक का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। अगर आपके पास एक का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आए तो आपके पास सॉल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उस सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपके पास होगा, उसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। अगर आपके पास सिस्टम नॉन होमोजीनियस है और ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सॉल्यूशन यूनिक होगा। और आगे देखें यूनिक सॉल्यूशन की बात क्या होगी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल्स होंगी, आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक लाता है ए मैट्रिक्स का रैंक, आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक, आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते हैं। सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट कहलाता है। बेटा बी रेज कर दिया, बी लिख भी ठीक है, ना लिखने में कोई इशू नहीं है। ये आपके पास जो ए बी है वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स को शो करता है। ओके, ये आपके पास जो ए बी है वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ये जो मैंने अभी आपके पास कोफिशिएंट्स का बनाया था ए बी, जो आपके पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स मैंने बनाया था B1 B2 B3 और यहां पे था A11 A12 A13, ए आपके पास जी 21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपके पास है जी आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ये है आपके पास ए बी, सिर्फ इसमें स्मॉल बी लिख लें आप। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, और सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट होता है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, उसके अंदर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, सॉल्यूशन आपके पास यूनिक होता है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स और सिस्टम कंसिस्टेंट। इसी तरह ही अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यहां पे था ए नॉट इक्वल जीरो डिटर्मिनेंट, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। उसके आगे दो टाइप्स हैं। यहां तो आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होगा। ए बी मतलब आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक, और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, रैंक कम होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे आपके पास, और दूसरा सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट होगा। दूसरी टाइप में आपके पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होगा, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और सिस्टम आपके पास इनकंसिस्टेंट होगा। ये थी बात नॉन होमोजीनियस की। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा आप सबको, अगर आपके पास बी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। आगे नॉन होमोजीनियस की दो टाइप्स, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाए और ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए। जब नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा सॉल्यूशन यूनिक होगा। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी होगा। रैंक ए क्या है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, बी क्या है आपके पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको आर्गुमेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। कुछ स्टूडेंट्स लेट हैं, वो बाद में लेक्चर सुन लीजिए, उनको पता लग जाएगा कि आपके पास बी क्या है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों इक्वल हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट केस है। नेक्स्ट बेटा, जब आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। उसकी आगे दो टाइप्स हैं, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी हो और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, रैंक कम हो वेरिएबल ज्यादा हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। इसी तरह ही अगर दोनों का रैंक भी इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फिर उसके बाद अगर होमोजीनियस की बात करते हैं, मेन दो टाइप्स थी, बी नॉट इक्वल जीरो, बी इक्वल जीरो। अगर बी इक्वल टू जीरो होगा तो होमोजीनियस सिस्टम होगा। होमोजीनियस सिस्टम होगा तो आगे दो टाइप्स हो जाएंगी, ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो।
जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सोल्यूशन आपके पास ट्रिवियल होगा। सोल्यूशन क्या होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है आपके पास? 0 0 0, सोल्यूशन ट्रिवियल, यूनिक भी कह सकते हैं इसको। और उसके आगे अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों इक्वल होंगे तो सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट। अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास कंडीशंस कंसिस्टेंट होने की सिस्टम की, ट्रिवियल सॉल्यूशन की, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक ही फ्लो चार्ट के अंदर बेटा बता दी। आप सब नोट कर लें इसको, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसकी मैंने वर्कशीट के अंदर भी, प्रेप नोट्स के अंदर भी मैंने ये दिया हुआ है, वहां पे फ्लो चार्ट है, इसको वहां से भी तैयार कर सकते हैं। जल्दी से बताएं आप सारे बच्चों को बातें क्लियर है? होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कब कब होता है, नॉट यूनिक, इनफाइनाइट मैनी आंसर कब आते हैं, सारी बातें क्लियर है आपको? सिर्फ हाफ की क्लियर है? रेस कर दूं बेटा, आप सबको क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो शाबाश बच्चा, जल्दी से बताओ। सिर्फ 2 बच्चे ही बताया है। चले मैं रेस करूं बेटा, आपकी मर्जी है, नहीं सीखना चाह रहे आप तो। नहीं आता तो बता दें, मैं आपको अगेन रिपीट करवा देता हूं इसको। चले अब मैं रेस कर रहा हूं। चले बेटा, कल फरवा बेटी ने एक क्वेश्चन किया सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, दोबारा बता दें। आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है जी, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, दोबारा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आपके पास क्या होता है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बनाते किस तरह हो? आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को इक्वल रख लेते हो और डायगोनल एंट्रीज आप जिस तरह मर्जी रख लें। फरा बेटा मुझे पता है 10 से 15 सेकंड मैसेज लेट पहुंचते हैं आपके कमेंट्स, मगर अभी तो 1-2 मिनट हो गया कि बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा। मुझे पता है 10 से 15 सेकंड लेट मैसेज पहुंचते हैं, मगर आप रिप्लाई तो करें। चलिए जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, कैसे चेक करोगे? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बेटा आपने क्या करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने सेम रख लेना है, बाकी आप जो सी मर्जी रख लें, आपके पास आंसर सिमेट्रिक ही आएगा। आप इसका ट्रांसपोज लो, आपके पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आपके पास यही आएगा -1 3 3 2। देखो आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अगेन दोबारा आ गया, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह बेटा आपके पास और एग्जांपल ले लो, आपके पास है जी 4 5 7 7। आपने नॉन डायगोनल एंट्री को सेम रखना है, इसका ट्रांसपोज लो, आपके पास आएगा 4 7 7 5। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हो? स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है, आप ए का ट्रांसपोज लो इक्वल्स टू आपके पास माइनस आई।
उसकी आपके पास कंडीशन है ए का ट्रांसपोज लो दोबारा वही आए, इसकी आपके पास कंडीशन है ए का ट्रांसपोज लो इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए, तो ये आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये आप किस तरह बनाते हो, आपने डायगोनल एंट्रीज को रख लेना है 0 0 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने अगर एक 5 रखी दूसरी -5, अगर 3 रखा दूसरी -3, आपने सेम वैल्यू रखनी है मगर साइन चेंज रखनी। जैसे मेरे पास है जी 5 और -5, ये 0, तो यहां पे 5 और माइनस, इसका आप लें ट्रांसपोज, आपके पास आएगा 0 5 -5 0, यहां से माइनस कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 0 5 -5 और 0, देखें ये आपके पास -1 इक्वल आ गया। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जल्दी से बताएं बेटा आप सबको क्लियर है, फॉर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक समझ आ गया है? अगर आप सबको क्लियर है, चैप्टर नंबर 3 के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम चैप्टर नंबर 4 पे फिर मूव करेंगे आज ही के दिन। जल्दी से बताएं बेटा सबको क्लियर है, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? चलें जी बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के में पहले हम कुछ एक्सप्रेशन के बारे में सीखें, कुछ न्यू चीज़ें जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हवाले से, पहले हम वो स्टडी करेंगे आज के दिन। इसलिए मैंने रखा जी 10-15 मिनट हम वो उस पर लगा लेंगे, कल से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे। और जो चीज़ आप बताने जा रहा हूँ ये आपके पास MCQs आते हैं पेपर के अंदर। ट्रेस रिपीट कर दे वहां बेटा, ट्रेस आपके पास देखिए ये मैट्रिक्स लिखा गया आपके पास 1 4 5 7 0 2 8 9 7। आपके पास वो इस मैट्रिक्स की ट्रेस पूछ ले तो ट्रेस ऑफ ए आपके पास आएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 0 + 7 इज इक्वल टू 8। डायगोनल एंट्रीज को आप ऐड कर दो तो आपके पास ट्रेस आ जाता है, इसको आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपने जस्ट डायगोनल एंट्रीज को ऐड करना होता है, आपके पास ट्रेस आ जाता है। डायगोनल एंट्रीज के सम को आप ट्रेस बोलते हो। चलें जी बेटा आपके पास है जी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक का नाम है आपके पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जी। आपके पास फंक्शन है जी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस z, where a b c element of real number and a not equals to 0 and ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अगर आपके पास जी बेटा अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के भी डेट्स हैं आपके पास। चलिए जी बेटा अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इसी को इक्वल टू रख लें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ए बी सी आपके पास रियल नंबर हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए इज इक्वल 0 हो जाएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर बन जाएगा। इसके ऊपर बात करते नहीं, पहली आपके पास बात है जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन के अंदर MCQs। फर्स्ट इज द शेप ऑफ द कर्व, the shape of the curve y is equals to f of x is parabola।
जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की कर्व होती है वो पैराबोलिक होती है, वो पैराबोला बनाती है। ओके, वो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। दूसरी कंडीशन बेटा आपके पास है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, एक्सिस इज वाई एक्सिस इन केस p इज इक्वल्स टू 0 और पैरेलल टू y एक्सिस। आपके पास जो एक्सिस होती है पैराबोला की, फॉर बेटा आपको मैंने कमेंट कर तो दिया, आपने मुझे इनबॉक्स में सेंड किया, मैंने आपको रिप्लाई कर तो दिया असाइनमेंट के हवाले से। काइंडली लेक्चर सुन लें, उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। जब मैं आपको टाइम देता हूं तो आप इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। अब जरा मुझे पढ़ा लेने दें बेटा। कहता है जी द पैराबोला ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज वाई एक्सिस इन केस b इज इक्वल टू 0 और पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 3 है। नंबर 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट MCQs। इफ a greater than 0 then the parabola opens अपवर्ड। अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर आपके पास यहां पे फंक्शन में a ग्रेटर देन 0 हो, जो पैराबोला होता है वो ओपन्स अपवर्ड होता है, वो अपवर्ड ओपन होता है लाइक दिस वन। देखें जी, ये आपके पास ओपन अपवर्ड। अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला क्या होता है जी, ओपन्स अपवर्ड। नंबर 4 आपके पास है, if a less than 0 then the parabola opens downward। अगर आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव हो, जो ये a है ये नेगेटिव में पड़ा हो, तो आपके पास जो पैराबोला होता है वो डाउनवर्ड ओपन होता है। दोनों ही एमसीक्यूज थे बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अगर लेस देन 0 हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। नंबर 5 बात है जी आपके पास इंपॉर्टेंट है, चलो ऊपर लिखता हूं जी ताकि सबको नजर भी आ जाए और साथ इसकी डायग्राम भी बना के आपको बताऊंगा अलग से। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट है जी, फॉर d ग्रेटर देन 0 पैराबोला cuts x axis in two distinct point। d आपके पास है b² माइनस 4ac। अगर आपके पास बेटा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास, तो जो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करता है। फॉर एग्जांपल देखो जी, वो पैराबोला कुछ यूं आपके पास बनेगा, ये इस पॉइंट को भी कट करेगा और इस पॉइंट को भी कट करेगा। इसकी सेकंड टाइप भी हो सकती है आपके पास, वो यूं भी हो सकता है, ये वाला यहां पे भी कट करेगा और यहां पे भी कट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो पैराबोला होगा वो दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। वो तो ये भी शक्ल हो सकती है, 2 पॉइंट ये भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट इस तरह भी हो सकते हैं। ये वाली कंडीशन कब होगी, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, जब a आपके पास लेस देन 0 होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है। तो जब अपवर्ड ओपन करेगा तो ये कंडीशन, डाउनवर्ड होगा तो ये कंडीशन, दो पॉइंट्स को कट करेगा तो आपके पास d भी ग्रेटर देन 0 होगा, दो पॉइंट्स को कट करेगा d भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बेटा एमसीक्यूज है, जरा ध्यान से बेटा इसको अच्छे तरीके से समझ लें और याद भी कर लें। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपके पास, फॉर d इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, पैराबोला टचेस एक्स एक्सिस इन एट वन पॉइंट, पैराबोला
touches x axis at 1 point। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक पॉइंट पे टच किया। दो कंडीशन हो सकती हैं जी, एक आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये 1 पॉइंट पे टच किया। ये कब होगी? जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब a लेस देन 0 होगा और d इज इक्वल टू 0। नंबर 7 पॉइंट, सारे के सारे बेटा एमसीक्यू गौर से सुनना है आपने इन सबको। नंबर 7 पॉइंट आपके पास अगर d लेस देन 0 हो, अगर आपके पास d लेस देन 0 हो, फॉर d लेस देन 0 पैराबोला डज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस। तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। क्या होगा जी बेटा? ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला टच नहीं कर रहा। यहां पे क्या है जी? a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये टच नहीं कर रहा, a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0। तो ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मौजूद है। 4.1 से पहले सारी बातें बुक के अंदर मौजूद है, वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हो। जल्दी से बताओ बेटा, ये सारी बातें क्लियर हैं, सारी कंडीशंस क्लियर हैं। अगर एमसीक्यूज में अगर आपके पास आ जाए तब भी आप इनको हैंडल कर लोगे, तब भी इनको आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट दो बातें और बताऊंगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। जल्दी से बताएं बेटा, सबको क्लियर है ये दोनों बातें? सारे बच्चों को समझ आ गई है? हसबुल्ला, जाम खान, वहाब, उस्मान, इरबास, अब्दुल्ला, अरगमान, फरवा, हिफ्जा, अहमद, हैदर, जहीर, फजर, सबको क्लियर है बेटा ये? चलिए फिर मैं इसको रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। Then the greatest and least value of quadratic expression। पहला आपके पास है इफ a ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक फंक्शन। QF का मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन। देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c as least value for ac minus b square for a at x is equals to minus b over 2a। Number 2, if a less than 0 then the quadratic function y is equals to ax square plus bx plus c has greatest value for a। की कंडीशन सिर्फ आपके पास है पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड होने की, कि पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो वो ए बताएगा आपको ए। ओके, तो जो एक्स एक्सिस को टच करने की कंडीशन है वो आपको डिस्क्रिमिनेंट बताएगा।
अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 पॉइंट को टच करेगा, अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो 1 पॉइंट को टच करेगा, अगर लेस देन 0 होगा तो वो टच ही नहीं करेगा। एक ही 0 होने की बात पैरा एक्सिस को टच होने पे डिपेंड नहीं करता। ए सिर्फ बताता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। तो ये बेटा मैंने कंडीशन लिखी आपके पास लीस्ट वैल्यू होने की और ग्रेटेस्ट वैल्यू होने की, डिपेंड करता है ए के ऊपर। अगर ए आपके पास पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो तब आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी लीस्ट वैल्यू होगी। जब ए आपके पास लेस देन 0 होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। फाइंड कैसे करेंगे? इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके। आपके पास ए बी सी है, आपको पता है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। ओके, चलें जी बेटा जल्दी से बताएं सबको क्लियर ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट अब हम कुछ 1-2 MCQs करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह बाकी टीचर्स आपसे टेस्ट लेते हैं, मैं आपको बोर्ड के ऊपर ही MCQ समझाता हूं और क्लियर कर देता हूं। मेरा मानना है कि टेस्ट लेने से बेहतर है कि लेक्चर के दौरान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा दी जाएं। चलिए जी फर्स्ट MCQ देखते हैं। द पैराबोला y is equals to ax square plus bx plus c meets x-axis at only one point if at only one point if। ऑप्शंस है आपके पास, ए ऑप्शन है डी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है आपके पास डी लेस देन 0, ऑप्शन सी है डी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ऑल। आपने सीखा कि पैराबोला को जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कब टच करता है, 1 पॉइंट पे कब टच करता है और किसी पॉइंट पे टच नहीं करता। उसकी क्या कंडीशन है? सी डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसी ऑप्शन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। चेंज कैसे होगा जी? कहेंगे सर ने बताया नहीं, सर ने कराया नहीं। चेंज क्या होगा? ये आ जाएगा इस तरह, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 या फिर ऑल। तो फिर आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। देखिए ऑप्शंस का हेर फेर कैसे हो सकते हैं, इन चीजों को भी आपने सामने रखना है। ओके, तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट MCQ था। सेकंड MCQ करते हैं जी। y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस k मीट्स x एक्सिस मीट्स एक्सिस ऑन one point then value of k, then value of k। नीचे ऑप्शंस गिवन है आपके पास, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूं जी। डिटरमिनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -4, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास k है इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 1 - 4 थी 12k इज इक्वल्स टू 0, 1 इज इक्वल्स टू 12k, 1/12 इज इक्वल्स टू k। आपके पास k की वैल्यू आ गई। देखें बात वही थी, कहां से निकली, एमसीक्यूज कैसा बना, और नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज किस तरह का बन गया। बेसिक्स आपको आनी चाहिए, बेसिक्स के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एमसीक्यूज आपके पास जिस तरह का मर्जी आ सकता है। जल्दी से बताएं बेटा,
सबको क्लियर है? होपफुली जो मैंने अभी चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपको चीजें बताई हैं, पहले कभी नहीं आपने ये चीजें सीखी होंगी ना पढ़ी होंगी। ओके, चलें अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर भी एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसको मैं रेस करता हूं जी, होपफुली आप सबको क्लियर होगा, क्योंकि रिप्लाई करना तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हुआ पड़ा। सुबह से क्लासेस ले रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वजह से आप थक गए हैं, अब आपको रिप्लाई नहीं आपसे हुआ पा रहा। आपके पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने इसकी फाइंड करनी है जी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। जल्दी से पहले बताओ, इस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसकी मिनिमम मतलब लीस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास a लेस देन 0 होगा तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 है, 1 आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं? पहले तो आप x फाइंड करो, वो क्या आएगा आपके पास? x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। माइनस बी आपके पास 1 है, 2a आपके पास 1 है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। f ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। आप फंक्शन में माइनस 1/2 पुट कर दें, माइनस 1/2 प्लस 1, यह आएगा आपके पास 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, नीचे आएगा 4, 4 माइनस 2 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा जी 4 प्लस 4 8 माइनस 2 ओवर 4 6 ओवर 4 3/2। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी बेटा आपके पास आ गई है जी 3/4। तो आप इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले आप वो x की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद उस एक्सप्रेशन इंपुट कर दोगे तो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए बेटा, ये था आपका आज का लेक्चर। होपफुली आप सब रिव्यूज भी बता सकते हैं, 1 से 2 मिनट ले लें। जल्दी से मुझे बताएं सब बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? इंशाल्लाह कल हम प्रॉपर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फिर हम वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करने के तरीके, फिर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह ये चीजें डिस्कस की हम कल चैप्टर नंबर 4 को फिर कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आप सबको क्लियर होगा। लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा, रिव्यूज आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको कहता हूं जी, कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।